हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल मैथ विद सुशील बिंदु में। आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखेंगे सीएचएस का जो अगला ईयर का जो सेट था 2015 का। इसमें क्वेश्चन हम लोग मैथ वाला पोर्शन देखेंगे। क्वेश्चन मैथ का जो पहला क्वेश्चन इसमें था, कराए की संख्याओं -2/3 एवं 1/4 के मध्य परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है। क्या पूछा है? व्युत्क्रम। मैंने व्युत्क्रम बताया था, रेसिप्रोकल। तो संख्या क्या क्या गिवन है, पहले से हम मध्य परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। एक संख्या मेरे पास -2/3 दे रखा है और नेक्स्ट वाला दे रखा है 1/4। किसी भी दो परिमेय संख्याओं को या किसी भी संख्या के कोई दो संख्या दे रखा, अगर उसका मध्य संख्या ज्ञात करना तो दोनों संख्याओं का योग करके उसी का हाफ कर दो, आधा कर दो, तो ये आपका क्या आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको मध्य परिमेय संख्या। जैसे मैं लिखूं, अगर मान लूँ इसका कि मेरे पास संख्या एक ए है, दूसरी संख्या मेरे पास बी है, अगर इसका मुझे मध्य बिंदु निकालना है तो इन दोनों का सम करके हाफ कर दो, तो ये हो जाता है a प्लस का b अपान का जो 2 आएगा, ये क्या हो जाता है, इसका मध्य परिमेय संख्या आएगी। तो यहाँ पर a और b क्या दे रखा है, -2/3 और दूसरा दे रखा 1/4 गिवन है। चलो इसको हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। चलो तो क्या हो जाएगा ये, इसके लिए -2/3 प्लस का 1/4 और इसको क्या कर देना है, आधा कर देना है। ये परिमेय संख्या आएगी, मध्य परिमेय संख्या आएगी। तो मध्य परिमेय संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। चलो फट से निकालो। 4 दूंगा कि क्या हो जाएगा, -8 प्लस का 3 1 का 3 बटे 3 चौको क्या हो जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा, सबका बटा ये 2 हो जाएगा। ठीक ना। चलो इसको सॉल्व कर लो। 8 में से 3 गए कितना हो जाएगा 5, 5 बटे का 12 हो जाएगा, माइनस के साथ क्योंकि माइनस वाला बड़ा था। इसका कुल का बटा कितना 2, बटा का बटा रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस का 5 बटा क्या होगा 12 दूंगा का 24। ये तो केवल आ गया मध्य परिमेय संख्या, लेकिन मध्य परिमेय संख्या पूछा नहीं है, मध्य परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम पूछा है। अब इसी को रेसिप्रोकल कर दो। ये तो मध्य परिमेय संख्या बट इसका रेसिप्रोकल पूछा है। रेसिप्रोकल मतलब इसी संख्या क्या उलट दो, उलट दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -5/24 का व्युत्क्रम क्या होगा, 24 ऊपर चला जाएगा। और ये जैसे मैं कह दूं व्युत्क्रम का, अगर मैं कह दूं a का व्युत्क्रम क्या होता है, a का जो व्युत्क्रम जो होता है इसी का इनवर्स यानी 1/a का होता है, ये व्युत्क्रम कहा जाता है। a का व्युत्क्रम ये है और 1/a का व्युत्क्रम a है। उसी तरह से अगर मैं -5/24 का अगर व्युत्क्रम निकालूं तो 1/5 का -5/24 होगा। फिर इसको लेके जाकर रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या आपका, ये -24 बटा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर बनेगा। अगर समझ में ना आए तो मैंने इसको क्या बताया, इसी टर्म इसको लिख लो। 1/, का टोटल का माइनस का 5/, का क्या हो जाएगा 24। अब ये देखो एक के साथ ये क्या है, भाग है, उधर जा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लिकेशन ये इसको रेसिप्रोकल कर दो, 24/, का -5। अब आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको ऊपर गुणा करोगे तो आ जाएगा 24/, का -5। ऐसे ही समझो, ठीक ना। तो अब हो जाएगा आपका -24/5। इसका जो आंसर होगा आपका डी ऑप्शन जाएगा, -24/5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे के साथ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन दूसरा करा है, निम्न में से कौन सा पाइथागोरस का त्रिक है ना। पाइथागोरस से ट्रिपलेट पूछ रहा है, बताया भी था। इसमें दे रखा पहला ऑप्शन 2 3 5 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन बना है 5 7 9 बना रखा है, और सी ऑप्शन बना रखा है 6 9 11 बना रखा है, और डी ऑप्शन बना रहा है 8 15 और 17 बना कर रखा है। तो क्या पूछ रहा है, ट्रिपलेट पूछ रहा है। फिर से मैं रिपीट कर देना चाहूँगा कि इसका जो क्वेश्चन है ट्रिपलेट पूछ रहा है। पहला ऑप्शन बना के रखा है कि 2 3 5, दूसरा बना कर रखा है 5 7 9,
11वां क्वेश्चन है आपका इसका। करा किसी वृत्त के केंद्र के एक तरफ बनी समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? ठीक ना। क्या दे रखा है आपका? एक वृत्त दे रखा है, उसकी 2 समांतर जीवाएं दे रखा है और उन दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी शायद गिवन है। हाँ, दोनों समांतर बीच की जीवाओं के बीच की दूरी गिवन है, तो करा इसका व्यास क्या होगा? चलिए, ये मैं फिगर स्ट्रक्चर बना कर रखा हूँ। ये मेरे पास सर्कल गिवन है, ये ए बी और सी डी 2 जीवा मेरे पास दिया है। ए बी जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखा है, सी डी जीवा की लंबाई कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है और इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर है। अब मैंने क्या किया, ओ यहाँ से केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से इन दोनों जीवों पर एक लंब रेखाएं खींचा। और आप लोग जानते हो, प्रमेय पढ़े भी हो आप लोग, कि अगर किसी भी केंद्र से अगर जीव पर जो डाला गया लंब होता है वो उन दोनों जीवों को क्या करता है? हमेशा लंब के साथ साथ उसको समद्विभाजित भी करता है। तो समद्विभाजित करने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कि अगर यहाँ से इस वाले जीव पर लंब डाला जा रहा है तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर देगा और इस वाले जीवा को भी 2 भागों में डिवाइड कर देगा ये। ठीक ना। कहने का मतलब ये अगर पूरा लेंथ 8 सेंटीमीटर का दे रखा था, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर दे रखा था, इसका हाफ क्या हो जाएगा आपका? 3 सेंटीमीटर। जैसे ये हो तो यहाँ पर 2 क्या बन गए मेरे पास? 2 समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गए हैं। कौन कौन सा? एक आपका मेरे पास क्या, इसका नाम दे रहा हूँ, एक इसमें दे रहा हूँ, इसको M नाम दे रहा हूँ और इसको N नाम दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बना क्या? CMO। दूसरा क्या बन गया मेरे पास? ANO बन गया। 2 समकोण त्रिभुज और दोनों में देखो ये क्या होती है? CO और CA क्या है? आपकी वृत्त की त्रिज्या है। भाई वृत्त केंद्र से कहीं तो बना तो त्रिज्या होता है, तो ये दोनों क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो हम पहले त्रिभुज से और दोनों त्रिभुज से क्या समकोण त्रिभुज से मैं वैल्यू निकालने का प्रयास करता हूँ और मैंने क्या मान लिया? OM बराबर ये x मान लिया हूँ। ठीक है ना। जो दूरी मेरे पास नहीं दिया था उसको मैंने क्या एडजस्ट कर लिया? x का एडजस्ट कर लिया। वो चीज़ों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो चीज़ वहाँ पर मैं बताया उसको मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर दे रहा हूँ। आपका ए बी जीवा की वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इसलिए AN की वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका AN और N भी दोनों बराबर होंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा? इसका आधा, क्योंकि समद्विभाजित करेगा ना ये जीवा, ये आपका इस पे लंब था तो इसको 2 बराबर भागों में बांट करके दी क्या? 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से ऐसे लिख लो, इस CD जीवा मेरे पास थी, इसकी वैल्यू कितना दे रखा? ये सेंटीमीटर। तो यहाँ से CM की वैल्यू क्या हो जाएगा? इसीलिए CM = MD, है ना। क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और इसकी वैल्यू दे रखा है, NM की वैल्यू दे रखा है, जो NM की वैल्यू दे रखा कितना? 1 सेंटीमीटर। और इसकी वैल्यू हम लोग मान ले रहे हैं। OM की वैल्यू क्या एडजस्ट किए हम लोग? x एडजस्ट कर लिए। ठीक है ना। तो मेरे पास इसकी भी आवश्यकता है, तो मैं NO की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। देखो NO की वैल्यू क्या होगा? OM प्लस का MN, OM प्लस का NM, तो क्या आ जाएगा? OM की वैल्यू x थी, x प्लस का 1 सेंटीमीटर आएगी। मैं सबकी वैल्यू यहाँ पर निकाल, जो चीज़ दिया था जो नहीं दिया था मैं सबकी वैल्यू मान के निकाल लिया ये चीज़ें। अब हमें करना क्या है? मैं पहला समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ। कल लिखेंगे क्या हम लोग? समकोण त्रिभुज किसमें? CMO में, MO में, है ना। त्रिभुज COM है और ये भी कौन सा त्रिभुज है? राइट ट्रायंगल है ये। ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। CO बराबर का OA, क्योंकि ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या है। ठीक ना। यही दोनों निकाल कर मैं बराबर करने वाला हूँ। चलो इसमें क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज को प्रमेय आप लोग जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण मेरे पास क्या है? यहाँ पर CO है, CO का स्क्वायर = इसका वर्ग धन का इसका वर्ग, यानी OM का स्क्वायर प्लस का CM का स्क्वायर। OM को मैं अगर R कह लूँ, इसको अगर मैं R कह लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि त्रिज्या, इसको मैं R लिख दे रहा हूँ, R का स्क्वायर। ओके। OM की वैल्यू मैं क्या माना हूँ? x का स्क्वायर प्लस का CM की वैल्यू कितना मेरे पास है? 4 सेंटीमीटर। क्या? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4 चौका का 16। इसको इक्वेशन 1 बना के यहीं पर हम लोग रोक ले रहे हैं, ब्रेक कर ले रहे हैं। ठीक। दूसरे वाला समकोण त्रिभुज को सॉल्व कर रहा हूँ।
हम करें क्या, समकोण त्रिभुज कौन सा, ANO में, ANO में। चलो क्या हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन का आधार का स्क्वायर, फिर क्या AO का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस का AN का स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलो वैल्यू यहाँ पर पुट अप करो। OM माने त्रिज्या, मैंने बताया पहले ही क्या है, दोनों की त्रिज्या है, तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू ON की वैल्यू क्या मेरे पास है, ON की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, x प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का AN की वैल्यू है ना, सॉरी ये तो हो गया, AN बचा है मेरे पास, AN की वैल्यू कितना मेरे पास है 3 है ना, 3 का स्क्वायर। चलो अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट रख दो यहाँ से आपको सॉल्व करके R स्क्वायर इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, इसको रहने एक काम करते हैं, यहीं पे रहने दे इसको, यहाँ से करके इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। क्या बना लें, इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, इक्वेशन फर्स्ट यानी R स्क्वायर के स्थान पे ये वैल्यू मैं रख ही सकता हूँ, तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 हम लोग क्या सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, x स्क्वायर प्लस का 16 बराबर का, इसको लिख लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूँ 9 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको x का स्क्वायर प्लस का 16 इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करो इसको, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x प्लस का क्या हो जाएगा आपका 9, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा इधर 16 इज इक्वल टू, ये 1 1 2 जुड़ जाएगा यानी 9 का 10 और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा आपका -16 माइनस का 10 इज इक्वल टू 2x, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या होगा 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 6 अपान का 2, तो देन इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ से देखो मैंने क्या निकाल लिया, अब ये मैं लेंथ निकाल लिया, ये वाला लेंथ x की वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगा आपका 3 ये और 1 ये था भाई, 3 ये 1 ये 3 का 4, ये 4 आ जाएगा है ना। मैं यहाँ पर लिखाऊँ जो ये वैल्यू लिखाऊँ ये वाला है ना, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू मेरे पास मिल जाएगा। क्या मिल गया, देखो अब करना क्या है, अगर यहाँ पर रख दे इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख दे तो त्रिज्या की तभी वैल्यू आ जाएगा, तब आज मुझे करना नहीं, हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ x का मान, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे इसमें रखो या इसमें रखो, दोनों में वैल्यू आपको आएगा, r की वैल्यू मुझे r ही चाहिए था, तो क्या कर देंगे यहाँ से R स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर प्लस का 16, ठीक है ना। तो यहाँ से R स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 का 9 और ये 16, ये R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 20 का 5, देन इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्या आ गया आपका 5 का सेंटीमीटर। R की जो वैल्यू है त्रिज्या मेरे पास क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, बट R नहीं पूछा है, यहाँ पर डायमीटर पूछा, व्यास पूछा है। और आप लोग जानते हो कि जो D होता है डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू R होता है, क्या होता है 2 इंटू R। जैसे R की वैल्यू मेरे पास मिला, इसमें इसको ट्वाइस कर दो, तो जो डायमीटर आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 5, दिस इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी उस वृत्त का व्यास कितना रहा होगा आपका 10 का सेंटीमीटर। तो ये इसका ऑप्शन कितना है आपका, ऑप्शन कौन है इसका, ऑप्शन मेरा सी के साथ हम लोग चलेंगे 10 सेंटीमीटर, जो कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो बेलन का आयतन होगा। ऑप्शन इसमें है 770 सेंटीमीटर का क्यूब, 1000 का सेंटीमीटर का क्यूब, 1540 सेंटीमीटर का क्यूब और 6622 सेंटीमीटर का क्यूब दे रखा है। इसका आयतन ज्ञात करना, बेलन दे ही रखा है, क्या दे रखा है बेलन का व्यास और इसका वक्र पृष्ठ दे रखा है। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दे रहा हूँ,
ये आपका ये सिलेंडर है आपका, मैं इसको हॉरिजॉन्टली बना दिया हूँ बट कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ये आपका मैं एक सिलेंडर बना दिया, ठीक, ये सिलेंडर है। ओके, सिलेंडर में क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है, ये 14 सेंटीमीटर, ये पूरा डायमीटर मतलब पूरा ये व्यास है, यही सर्कल है, इसका दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और इसका सबका सरकमफ्रेंस दे रखा है, वक्र पृष्ठ दे रखा है। क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है भैया, हाँ, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। दिया कितना भैया, 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये गिवन है। मुझे इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम बराबर आप लोग जानते हैं, बेलन का वॉल्यूम का यानी वक्र पृष्ठ का आयतन का फार्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर का एच होता है। देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या क्या पता है, आर तो पता ही है, यहाँ से आर निकल आएगा, मुझे एच कैसे और मिल जाए तो काम हो जाएगा। और वक्र पृष्ठ का फार्मूला ये भी आप लोग जानते हैं, कर्व सरफेस एरिया का जो बेलन का फार्मूला होता है वह क्या होता है, 2 पाई आर का एच, 2 पाई आर का एच। तो हम 2 पाई आर एच से हम लोग निकालने का क्या प्रयास करेंगे, एच निकल के आएगा। ओके, चलो हम लोग करते हैं। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 220 इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच। देखो हम लोग को 2r को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। 2r को क्या बोलते हैं, ये जो गिवन है मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ कि 2r इज इक्वल टू दे रखा है 14। जैसे मुझे आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पर r की आवश्यकता पड़ेगी r का यूज करूँगा, और डायमीटर की आवश्यकता पड़े डायमीटर करेंगे। तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, हाफ इंच का होता है। तो यहाँ पर 2r मैं डायरेक्ट ऐसे रख दे रहा हूँ, डायमीटर पूरी वैल्यू रख दे रहा हूँ, 22 0 और 2, इसको 2 हटा दे रहा हूँ। अब ये बचे क्या, पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो 22 बटे का 7, और इसको और इसकी वैल्यू 2r की वैल्यू मैं सीधा क्या रख देता हूँ 14, है ना, इंटू एच। ओके, चलो ये 7 2 जा 2 में टाइम में कट जाएगा, और ये 1 टाइम इसको पूरा काटेगा तो यहाँ पर 10 बच जाएगा, इसको कैंसिल करेगा कितना आ जाएगा 5। एच की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ओके ठीक, अब हमें क्या करना क्या है, आप इस वैल्यूम में निकालना, मुझे वैल्यूम में रख दो उठा के। तो जैसे वैल्यूम में रखेंगे तो केवल अब तो सबकी वैल्यू मिल ही गई है, अब केवल क्या करोगे, वैल्यू उठा के रख दो। चलो वैल्यू उठा के रख ले रहा हूँ, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 बटे का 7 गुणे r की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 7 का स्क्वायर इंटू h कितना मेरे पास आ गया 5। चलो सॉल्व कर लो, 22 बटे 7, 7 को 2 टाइम्स कर दे रहा हूँ इंटू 5 कर दे रहा हूँ। ये 7 तो 7 से कैंसिल होगा, बाकी जो बच गया इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो। चलो क्या होगा, 5 दूँगा 10, 5 दूँगा 10 और 5 दूँगा 10 से का 11 गुणे कितना 7, ठीक है ना। तो v बराबर कितना आ जाएगा 11 7 77 इतना सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम किस में आता है आपका, क्यूब में आता है। तो इसका आ जाएगा 770 सेंटीमीटर का क्यूब। ऑप्शन हम लोग का ए वाला, ए इज द राइट आंसर इसका, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन ये बोल रहा है, कह रहा है कि यदि x बराबर y बराबर a और जहाँ पर a इज इक्वल टू नॉट 0 है का ग्राफ होगा। ग्राफ पूछ रहा है, पहला ऑप्शन दे रखा है x अक्ष पर होगा, दूसरा कह रहा है कि y अक्ष है, तीसरा दे रखा है x अक्ष के y अक्ष के समांतर, और चौथा दे रखा है x अक्ष के समांतर। ओके, अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसके पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए पहला इसमें दे रखा है y इज इक्वल टू a, तो कहने का मतलब ये क्या है, y पर a डिस्टेंस चला है, कितना है y पर a डिस्टेंस कवर किया, लेकिन ये ऐसा कहा है कि ये जो y है इसको मैं यहाँ पर एक्सिस से बना कर रखा हूँ, एक्स वाई है, ये इसको ओरिजिन बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब देखो समझो क्या, अगर ये ऐसा करा है कि y पे कुछ ना कुछ दूरी तो चला है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक कुछ समथिंग डिस्टेंस हो सकता है 2 3 5 7 समथिंग समथिंग, ये कहा इस पे चला है। लेकिन कंडीशन एक यहाँ पर दिया है कि a इज इक्वल टू नॉट 0, यानी अगर a 0 हो गया तो कहने का मतलब ये कहाँ आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। मतलब x क्या हो जाएगा, x भी नहीं चला, y एक्स पे भी क्या होगा, नहीं चलेगा।
तो इसका जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू ए पे, तो ये y पे a है, तो यहाँ पर मान लो सपोज करो a है। अब इसके पैरेलल से एक ठो लाइन ऐसे मैंने ड्रा कर दिया, ये एक रेखा मैंने खींच दिया, ये जो रेखा होगी वह y बराबर क्या होगा a का, ये क्या होगा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ अब देखो, ये मैं ग्राफ ड्रा कर दिया, तो अब दिख कैसे रहा है, ये आपको दिख किसके रहा है, एक्स अक्ष के क्या दिख रहा है आपका पैरेलल दिख रहा है। तो एक्स अक्ष के क्या होगा, अगर जब कभी भी y बराबर क्या हो जाएगा a, तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स अक्ष के समांतर। इसके दूसरे केस में भी जानना आप लोग जरूरी है। अगर दूसरा कंडीशन ऐसा दे रखा है कि y बराबर b दे रखा है, और यहाँ पर भी कंडीशन ऐसे कुछ कर दे कि b वाला भी क्या होना चाहिए आपका, इसके 0 नहीं होना चाहिए, b की वैल्यू b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब इस बार में क्या हुआ, ये एक्स अक्ष पे ये मान लो कि b दूरी पर है, और ये a था, यहाँ पर a लिख दे रहा हूँ। ये कितना दूरी पर है आपका, b दूरी पर है। अब यहाँ पर मैंने अगर रेखा पर यहाँ पर लाइन ड्रा करूँ, तो मेरे पास क्या होगा, इस वाले रेखा के मैंने इसे पहले से लाइन ड्रा कर दिया। तो इस केस में जो बनेगा वह क्या होगा, वह किसके पैरेलल दिख रहा है, y अक्ष के पैरेलल। तो ये वाला जो होगा ये y अक्ष के पैरेलल का समीकरण है, y अक्ष के समांतर होगा समीकरण, और ये किसका है आपका, एक्स अक्ष के। ठीक है ना। तो ये इस टर्म का क्वेश्चन लगभग हर एक सेट में मिला है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देख लेना, जो कन्फ्यूजन है उसको भी आप लोग क्लियर कर लेना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दे रखा है कि 4 घंटे 30 मिनट का समय एक दिन का कितने प्रतिशत होगा। वेरी इजी और वेरी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। 4 घंटा 30 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, परसेंटेज फाइंड करना है। चलिए 4 घंटा 30 मिनट को एक दिन की क्या करना, मुझे परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना, यही पूछा था ना, एक दिन का कितना परसेंटेज होगा। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। परसेंटेज बदलने के लिए किसको कर रहा है आपको, 4 घंटा और 30 मिनट, क्या कर रहा है 30 मिनट, कुल कितना में आपको कर रहा है 24 घंटा का, जितने के घंटा का इतना कर दो। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, आप लोग इतना खूब अच्छे से जानते हो भाई। इतने को 24 के एक यानी एक दिन के एवरेज में इसको परसेंटेज बनाना है, तो जितना था उसी में मैंने क्या किया, एक जिसका पूछेगा जिसके रिस्पेक्ट में, एक दिन के रिस्पेक्ट पूछ रहा है तो एक दिन हम लोग जानते हैं 24 घंटा बटे 24 गुणे का 100, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका। इसको लिख सकता हूँ 4.30 बटे का इतना गुणे का 100, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर आपको क्या आ जाएगा, ये 100 से ऊपर गुणा करेंगे तो जमाहट खत्म, 430 आ जाएगा बटे का 24। ठीक है ना, सॉल्व करो इसको। 2 दूआ 4, 2 1 के 2 पचे का 10 और 2 1 के 2 दूआ 4, 12 से कटेगा नहीं कटेगा, जबरदस्ती काट दो। 12 1 के 12, 12 दूआ का 24 हो जाएगा। कितना जाएगा, यहाँ से देखिए थोड़ा सा आपका रॉन्ग हो गया था। ये मैं 30 मिनट को यहाँ पर आधा ऐसा लिखा जाता नहीं, आधा है ना, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, आधा घंटा को मैंने 1/2 लिख दिया हूँ। चलो अब इसको कर लो, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 9 बटे का 2, टोटल का बटा क्या हो जाएगा, इसी में 24 का मैं गुणा कर दे रहा हूँ इधर ही, और ये क्या बन जाएगा आपका 100। ठीक है ना। चलो इसको काटो, 2 से काट रहा हूँ तो ये 50 में जाएगा, फिर 2 से काटो यहाँ पर 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 25, तो आ जाएगा क्या 9 गुणे 25 बटे कितना 12। चलिए 3 से काट दीजिए ना, 3 का 9। हाँ 3 से काट दो, 3 3 का 9 और 3 चौका 12, आ क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 3 गुणे 25 बटे का कितना आपका 4। चलो 4 से काट दे रहे हैं इसको जबरदस्ती, 4 छंग 24 बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे का 20, 3 से गुणा कर दो इसमें, 3 पचे 15 5 हासिल लगेगा 1, 3 दूनी 6 का 7, इसके बाद 3 छक्के 18, तो इतना परसेंटेज होगा 18.75। देखो दशमलव में दिया कि अच्छा बटाम करके दिए, इसको बटाम कन्वर्ट कर लो भाई। 18 दशमलव के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे बढ़ा के इसको 100 कर लेते हैं, इसको काट लो तो क्या आ जाएगा, ये आपका 18
5 से 25 3 75 25 चौका 100 है ना, 3 सही 3/4 इतना परसेंटेज बन जाएगा आपको। 18 सही 3/4% आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा आपका है? ए इज द राइट आंसर होगा आपका। हाँ, ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 15वां क्वेश्चन है। यदि 6x धन का 1/3 प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 3/6 है, तब x का मान क्या होगा? 1 होगा, -1, 3 होगा, माइनस का 3, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। इसमें आपको कैलकुलेट करके बताना x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। चलिए फटाफट सॉल्व करिए आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चाहे तो हम x वाला एक्सरसाइज सेपरेट कर भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। इस वाले पक्ष को इधर उठा लाते हैं। 6x प्लस का 1/3 ये इधर आएगा तो माइनस होगा, x माइनस का 3/6 और इसको इधर लेके जा रहे हैं तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक ना। चाहे तो इसका हर बराबर करके तब सॉल्व करें। हर को बराबर कर ले रहे हैं हम। हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक ना। चलो 2 से ऊपर गुणा कर दे रहा हूँ, एलसीएम ले नहीं रहा हूँ। ये 6 हो जाएगा और x माइनस का 3 ये भी हो जाएगा 6, माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं हम लोग। 2 से मल्टीप्लिकेशन 6 में करोगे तो 12x होगा, प्लस का 2 होगा, अपान का ये हर तो बराबर है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। माइनस के साथ रहेगा x माइनस का 3, ये पूरा ओवरऑल बन जाएगा 6 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ध्यान यहाँ पर रखना, माइनस क्योंकि इसके अंदर भी गुणा होगा, अदरवाइज आप लोग रॉन्ग कर जाओगे। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 माइनस का x प्लस का 3 टोटल का पान का 6 इज इक्वल टू माइनस का 1 होगा। ओके, चलो यहाँ पर इसको घटा दीजिए। 12 में से 1 गए 11x हो जाएगा और ये 3 2 का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और ये माइनस 6 इधर डिवाइड जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका ये, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा -6 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 11x इज इक्वल टू माइनस का 11 आ जाएगा। ओके, एंड देन दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -11 अपान का 11, दैट मीन्स यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स ये 11 से 11 कैंसिल आउट करेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगा आपका -1 होगा। ये माइनस आपका 1 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन इसमें आपका है बी इज राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका 16 है। 16 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घड़ी का 10% वैट टैक्स जोड़कर कुल कीमत 825 रुपये है। घड़ी के आधार मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका टैक्स जो ले रहा कितना आपका 10% ले रहा है, और ये टैक्स मिला करके जो कुल पैसा उसको ले रहा है कितना रुपये ले रहा है उसको 825 रुपये ले रहा है। तो जो घड़ी का जो वर्चुअल मूल्य है, आधार मूल्य, वही फाइंड करना है। चलो सॉल्व करो फट से। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोग को, जल्दी करिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो घड़ी का आधार मूल्य है उस पर 10 रुपये का टैक्स लेकर के वो जो घड़ी का मूल्य बनाया है वो बनाया कितने आपका है, कितने रुपए का 825 रुपये का। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग, माना जो वर्चुअल मूल्य है, माना जो घड़ी का आधार मूल्य पूछ रहा है ना, आधार मूल्य मेरे पास क्या आपका है, इसको हम लोग x मान ले रहे हैं, ठीक ना। इसका मूल्य प्लस इस पे 10% जो टैक्स ले रहा है, ये दोनों मिलाकर कितना टोटल पैसा दे रहा है उसको 825 रुपये। तो x ये वाला मूल्य प्लस इसी का 10%, x का 10% आप लोग निकाल लेना। ये जो होगा कितने रुपए को मिला के दे रहा है, 825 रुपये दे रहा है। यही नहीं कह रहा है कि घड़ी का जो मूल्य है अगर उस पर 10% टैक्स ले रहा है घड़ी का आधार मूल्य पे, तो उसका जो रेट हो रहा था 825 रुपये हो रहा था। तो घड़ी का जो आधारभूत है वो मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लिया मैंने घड़ी का मूल्य क्या मेरे पास है, x रुपये है।
अगर ये x रुपये है, इस पर 10%, इसी का 10% ये तो मूल्य रहेगा, इस पर एक्स्ट्रा जो 10% चार्ज लेगा वो दोनों को जोड़ करके 825 रुपये कर रहा है। तो इसका मूल्य यानी घड़ी का जो आधार मूल्य प्लस जो उस पर 10% का मूल्य रहा, दोनों को ऐड करके टोटल के पैसे के बराबर होगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। x प्लस x इंटू 10% को आप लोग जानते हैं कन्वर्ट करना, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 800 का क्या हो जाएगा 25 होगा। ओके, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, एक 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस का x अपान का ये 10 होगा बराबर 800 का 25 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं, 10 1 का 10 1 का 11x बटे क्या हो गया आपका 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 800 का 25। अब ये क्या होगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 11x बराबर कितना हो जाएगा 800 का 25, एक ठो 0 बढ़ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 8250 बटे क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करिए फटाफट। चलो इसको कैंसिल करते हैं हम लोग 11 से, 11 7 77 और 82 में से 77 निकल के कितना बचेगा आपका 5, 11 5 का 55 और एक ठो 0 बचा है। तो x की वैल्यू कितना मेरे पास आ गई 700 का 50, जो इसका क्या है वर्चुअल मूल्य है घड़ी का, जो आधार मूल्य था वो कितना रुपये रहा होगा 750 रुपये। जब इस पर 10% टैक्स लिया तो जाकर कितना बन गया आपका 825 रुपये बन गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, तो चलिए ऑप्शन हम लोग किसके साथ चलेंगे, सी वाले के साथ, सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका है, आपका 17 है। 17 क्वेश्चन ये कह रहा है किसी दीवार को 3 आदमी 4 दिन में बना लेते हैं तो उसी दीवार को 4 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। किसी दीवार को 3 आदमी 4 दिन में बना लेते हैं तो उसी दीवार को 4 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। भुसुर भुसुर ना करो भैया, कोई क्वेश्चन करो फट से, बस के सॉल्व करके फट से लाओ। चलिए क्या दे रखा है इसमें, एक आदमी दे रखा, दूसरा दिन रखा है। इसको मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ। आदमी और दूसरा इधर वर्क जो दिन में है ना, कार्य है दिन में। चलो कितने आदमी पहले थे कार्य कर रहे हैं, पहले 3 आदमी थे। 3 आदमी कितने दिन में काम करते थे, 4 दिन में कार्य करते थे। फिर कह रहा है कि 4 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, 4 आदमी कितने दिन में कार्य करेंगे। इसको हम लोग एक्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। ध्यान इसमें यही रहे कि जो एरो बनता है एक ही डायरेक्शन में रहे, या मैक्सिमम से लोअर की तरफ या लोअर से मैक्सिमम की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ या ज़्यादा से कम की तरफ। ध्यान यहाँ पर देखो, 3 व्यक्ति हैं तो 4 दिन में काम कर रहे हैं, तो 4 व्यक्ति, सीधी सी बात है दिनों की संख्या कम लगेगी, है ना। तो मैं कम से ज़्यादा तीर लगा रहा हूँ, कम से ज़्यादा की तीर लगा रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से कम क्यों लगाओ तो भी ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कम से ज़्यादा की तरफ लगाया तो यहाँ पर भी कम से ज़्यादा की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो ये क्या होगा, इसमें कम दिन लगेगा क्योंकि 4 लोग हैं और 3 लोग को ज़्यादा काम करेगा, तो मैं ये कम से ज़्यादा की तरफ एरो ऐसा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो समझो, यहाँ से 3 लोग थे तो 4 दिन में कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई, आदमियों की संख्या जब बढ़ी तो कामों की संख्या कम हो जाएगी, कम लगेगा। तो ये कम लगेगा, ये ज़्यादा, तो कम से ज़्यादा और कम से ज़्यादा। अब इसको रेशियो प्रोपोर्शनल बना लो, क्या हो जाएगा 3:4 प्रोपोर्शनल यानी समानुपात। इसके बाद एक्स रेशियो क्या कर लो आप लोग 4 कर लो। अब यहाँ से आप लोग जानते हो एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इंटरनल, है ना। तो 3 × 4 इज इक्वल टू 4 × का x, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 × 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x आएगा। तो देन इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3। 4 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे, ये 3 दिन लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा, आपका राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर। ऑप्शन इसका जो होगा वो आपका बी के साथ चलेगा, बी इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलता हूँ हम लोग। 18 है,
करा राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रमेश अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश ने इस कार्य को 9 दिन तक किया, राम शेष कार्य को पूरा कर सकता है। तो पूछ रहा कितने दिन में कार्य करेगा। कह रहा है कि रमेश अगर एक कार्य को अकेले करे, कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रमेश अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। हुआ क्या कि रमेश ने इस कार्य को 9 दिन तक किया, इसके बाद छोड़ के चल गया, जो काम बचा वो राम अकेले किया। तो वही बताइए कि राम अकेला उसको कार्य को कितने दिन में, सॉरी राम शेष जो बचा था उसको कितने दिन में कार्य को करेगा। चलिए इसमें क्या कर दिया है, करा है कि राम किसी कार्य को अकेले 20 दिन में करता था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राम के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। पेपर में ये सब आप लोग कुछ नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आपको केवल सॉल्व करना है। एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/20 दिन, ठीक ना। ये राम का हो गया। इसके बाद और दूसरा कौन से थे, रमेश थे ना। चलिए रमेश कितने दिन में काम को कंप्लीट करते थे। रमेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा इसका, 1/12। लेकिन कुछ टर्म और कंडीशन थे कि नहीं कौन से निकला था, हाँ रमेश 9 दिन तक काम किया था, तो अपने का कितना भाग काम किया ये मैं निकाल लेता हूँ, ठीक ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, रमेश ने कितना काम किया, टोटल एक दिन में इतना काम करता था, बट कितने दिन काम किया था, 9 दिन काम किया था। तो रमेश के द्वारा 9 दिन में किए गए कार्य निकाल लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे क्या हम लोग, रमेश के द्वारा 9 दिन में किया गया कार्य। देखो होगा क्या, एक दिन में तो 1/12 करता था, तो 9 दिन में कितना करेगा, उसी में 9 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 9 गुणे 1/12, तो ये क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करो, 4 से कर 3 से, 3 3 9, 3 4 12, तो आ जाएगा 3/4। बचा शेष कितना काम वो निकालना हमें, तो क्या करें, इसको में से 1 से घटा दे भाई। टोटल अगर कोई चीज़ 1 था उसमें का 3/4 काम कर लिए, तो बचा कितना काम, तो लिखेंगे शेष बचा कार्य, शेष बचा कार्य। चलो 1 माइनस का कितना, 3/4, इसको सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4, 4 में से यानी 3 गए तो 1/4 आ जाएगा। इतना कार्य बचा है, जो कार्य बचा करेगा कौन, राम करेंगे। तो क्या करेंगे, राम कितने दिन में काम किया था, 20 दिनों काम कंप्लीट कर देता था, तो जो शेष बचा वो कितने दिन में करेगा, तो राम के द्वारा किया गया कार्य, शेष किया गया कार्य। चलो शेष किए गए कार्य वो कितना दिन में, वो अपना कार्य कितने टोटल में कर जाता था, 20 दिन में कर जाता था। जो भी इसको भी काम करना है तो बस इसी में गुणा कर दो, 20 गुणिया का 1/4, दैट इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये आ जाएगा 5। कितना हो जाएगा आपका, ये 5 डेज आ जाएगा। तो ये 5 डेज का आंसर बनेगा, आपका राइट आंसर होगा। और इसका कौन सा ऑप्शन है ये सही, तो बी इज राइट आंसर होगा आपका। नोट करिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है इसका, करा कि यदि 4xy 3 से पूर्णतः विभाजित है तो x + y का न्यूनतम मान होगा। ऑप्शन है इसका 1 दे रखा है, बी आपका 4 दे रखा है, सी आपका 5 दे रखा है, डी आपका 7 दे रखा है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, यानी क्या इसमें संख्या होगा x + y का, जिससे संख्या 3 से कट जाए, है ना। चलो सॉल्व करो। ये दे रखा आपका 4 × xy, इसमें ये x + y क्या वैल्यू क्या होगी, ये x + y की वैल्यू क्या होगी कि जिससे ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए,
किससे हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। 3 से डिवाइड का रूल आप लोग जानते हो कि अगर कोई संख्या मेरे पास गिवन है, उन्हीं सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो इनमें मैं सबको ऐड करूँगा, क्या होगा 4 प्लस का x प्लस का y। अब इसको मैं जोड़ूंगा, देखूंगा 3 से कौन सा कटेगा। अब देखो 4 तो दे ही रखा है। अब जो ऑप्शन न्यूनतम नंबर पूछ रहा है, या तो इन दोनों की संख्या 2 होनी चाहिए, क्योंकि 4 2 6 होगा तब 3 से कट जाता है। अगर 6 नहीं दे रहा तो या तो 5 होना चाहिए, 5 4 9 9 3 से कटेगा, या 9 9 5 ना और 9 9 हो तो 9 के बाद 15 होना चाहिए, है ना, सॉरी 12 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कौन सा इसमें नंबर दिया है। एक दिया है तो एक जोड़ोगे 4 1 5, जो कि कैंसिल आउट होगा नहीं, तो पहला वाला आंसर रॉन्ग होगा। सेकंड वाला आपका दे रखा 4, तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 4 का 8, जो कि 3 से कटेगा ना, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका कहा दे रखा 5 दे रखा है, तो 5 और 4 का क्या हो जाएगा आपका 9, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका वो सी ऑप्शन होगा। सी में आप लोग 5 इज द राइट आंसर, एंड x प्लस का y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, ये आपका 5 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सी इज अ राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट और लास्ट आपका ये 20 क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। क्वेश्चन दे रखा एक समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 19 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी इजी, वेरी सिंपल, आप इसको जल्दी से फट से करिए, ठीक है ना। चलिए, ये आपका समांतर चतुर्भुज दे रखा है। समांतर चतुर्भुज आप लोग जानते हो, समांतर चतुर्भुज है ना भैया, नहीं समलंब है, सॉरी। चलो, समलंब का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो क्या होता है। समलंब का स्ट्रक्चर कि किसी भी चतुर्भुज की 2 भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये पैरेलल हो गया, बाकी आपका स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, आपका समलंब चतुर्भुज का ये स्ट्रक्चर बन गया है। इसमें दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखा है। इसका दे रखा है, बड़ी वाले को मैं 19 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, और छोटी वाली कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर गिवन है, ये दे रखा है। और इसकी यही बीच की डिस्टेंस ये मुझे फाइंड करना है क्या होगा, ठीक है ना। ये तो इसका जो एरिया होता है समांतर चतुर्भुज, सॉरी समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह आपका क्या होता है, मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दे रहा हूँ, इसका फिगर बना काम चला ले रहा हूँ। ये समलंब है आपका, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ द सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड्स, यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, ठीक, इनटू ऊंचाई, यही होता है। ऊंचाई कह लो या दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक ना। क्या हो गया, ऊंचाई सही से लिख देंगे ऊपर, ये वाला मात्रा नहीं रहता। चलो, ये हो गया। अब या तो इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बोलते हैं। कभी कभी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछ ले तो घबराना मत, यही दोनों समांतर भुजाओं जो ऊंचाई होती है वही क्या होती है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी होगी। चलिए, अब इसमें सब दे रखा है, इसका एरिया का फार्मूला दे रखा है, इसका सॉरी एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, 100 कितना दे रखा है, 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, ठीक ना। अब ये सब की सब वैल्यू यहाँ पर मैं पुटअप करता हूँ। इसकी वैल्यू दे रखा क्या, 128 इज इक्वल टू हाफ, ये समांतर भुजाओं का योग 19 प्लस का 13, 19 प्लस का 13 इंटू एच नहीं पता मुझे, एच निकाल रहा हूँ। ओके, चलिए अब इसको क्या करता है, 128 इज इक्वल टू हाफ, इन दोनों को सम कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, 9 3 का 12 और आ जाएगा ये 3 इंटू एच बनेगा। इसको हाफ से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 2 1 जा 2 2 6 जा 12।
अब ये आपका क्या है 16 से मल्टीपल का, इधर आप क्या हो जाएगा आपका डिवाइड बनेगा डिवाइड जी बनेगा। तो h इज इक्वल टू क्या होगा 128 अपान का 16। चलो इसको डिवाइड कर लो, 16 28 होता है। चलिए 8 बार भी इसको काट दीजिए, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो इस समलंब चतुर्भुज का जो ये ऊंचाई बनेगा वो कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर। और इस वाले के लिए ऑप्शन कौन सा बनेगा भाई, सी इज अ राइट आंसर होगा। ये पूरी तरह से कंप्लीट है आप लोग का सेट 2016 वाला था। इसी तरह से आप लोग को वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी कुछ भी यहाँ पर आप लोग को वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।